नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब लगातार सिमटती जा रही है। 5 राज्यों में मिली हार पर लगातार मंथन जारी है और पार्टी में अगले 15 दिन के अंदर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में नए पीसीसी चीफ बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में महासचिवों और सचिवों की छुट्टी भी हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों की लिस्ट में शामिल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आला कमान के स्तर पर नई रणनीति पर काम इस समय चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से हर राज्य में संगठन के भीतर नेताओं के आपसी टकराव को खत्म करने पर फोकस है। दरअसल शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां कांग्रेस में नेताओं के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई ना हो। इसका सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है और इसलिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। आगामी चुनावों में गुजरात में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। बीजेपी के मजबूत किले को भेदना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कुछ महीने पहले ही पार्टी ने राजस्थान के रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि रघु शर्मा पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में किस तरह से पार्टी को खड़ा करने में सफल हो पाते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को पार्टनर मिल सकता है। और बात राजस्थान की करें तो कांग्रेस के लिहाज से राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन इस राज्य में गहलोत और पायलट गुट के बीच टकराव पिछले 3 साल से लगातार जारी है। पिछले 2 दशक से अधिक समय से यहां हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा रही है। ऐसे में कांग्रेस यहां दोबारा सत्ता में आने के लिए क्या कदम उठाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं कांग्रेस आला कमान की इन बैठकों से गांधी परिवार कांग्रेस को पटरी पर लेकर आ पाता है या नहीं, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। नमस्कार। जिस तरीके से हर 2-2, 3-3 महीने में परीक्षाएं होती हैं स्कूल में, उसी तरीके से फिर एक खबर मिल रही है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की भी एक परीक्षा फिर से होने वाली है। लेकिन अंतर ये है कि परीक्षा जो स्कूल में होती है उसका रिजल्ट निकलता है, लेकिन यहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर से उसी तरीके से एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस इन कमेटी की मीटिंग्स में कोई एक कड़क फैसला नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस में कोई बदलाव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मीटिंग करें, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जो कांग्रेस के संगठन के लिए ज़रूरी है, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए ज़रूरी है और जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक नई राह दिखा पाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी मीटिंग में कुछ फैसला होगा जिससे भारत के भविष्य में राजनीति की एक नई गाथा लिखी जाएगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब सिमटती जा रही है। 5 राज्यों में मिली हार पर लगातार मंथन जारी है और अब पार्टी में अगले 15 दिन के अंदर बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी इस समय मिल रही है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ बैठकें इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। बीते दिन ही राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक ली थी और आज एआईसीसी की अहम बैठक हुई है और ये जानकारी मिल रही है कि कई बड़े नेताओं की छुट्टी जो है वो अब हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की ये बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद थे। इस बैठक का उद्देश्य सदस्यता अभियान, विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करना था। साथ ही जो चुनावी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है 5 राज्यों में, उस पर भी मंथन इस बैठक के दौरान किया गया। अभी कांग्रेस पार्टी का मेन फोकस यही है कि किस तरीके से पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। वहीं आपको जानकारी दे दें कि एक दिन पहले ही जो बैठक हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने की थी, वो बैठक भी कुछ ज्यादा खास सफल हो नहीं पाई थी। दरअसल नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में राहुल गांधी के सामने जाट और गैर जाट के मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई और दीपेंद्र हुड्डा ही उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया था कि राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को दखल देकर दोनों को शांत कराना पड़ा। वहीं राहुल गांधी ने सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए संगठन को नसीहत भी दी है।
आपको जानकारी दे दें कि शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई ना हो। इसका सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और इसलिए कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आगामी चुनावों में गुजरात में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। बीजेपी के मजबूत किले को भेदना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे में ये पूरी कोशिश है अब कांग्रेस आला कमान के द्वारा कि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीके ठाकुर जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। और अनुराग तिवारी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर थोड़ी ही देर में चर्चा में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, अगर हम बात शुक्रवार की करें तो उस दिन भी नई दिल्ली में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं संग बैठक की थी। शनिवार को AICC की बैठक हुई है। सर, बैठकों पर बैठक तो हो रही है, लेकिन उसका परिणाम, उसका नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, इस बारे में जरा जानकारी साझा करें। निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का जो आपकी बैठक होती है उस बैठक में काफी निर्णय लिए जा रहे हैं और जो भी विसंगतियां से दूर की जाएगी, इसी मुद्दे पे चर्चाएं चल रही है। साथ ही देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी चर्चाएं होनी है आज की बैठक में। और जो हमारा सदस्यता अभियान है, कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में सदस्यता अभियान जारी है, चल रहा है, उस पर भी आज चर्चा होनी है। और जो भी हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ कर इधर उधर गए हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग फिर से आकर के एक साथ अपने बीच अपनी जो बातें हैं उसको रख करके पुनः वापसी हो। ये सारी बातों पे चर्चाएं होती हैं और जो नाराजगी है उसकी दूर की जाएगी। ये सारे मुद्दे आज चर्चा में आएंगी। माननीय श्री वेणुगोपाल जी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं और सोनिया जी भी इस मीटिंग में मौजूद है। चलिए ठीक है। आलोक वत्सी, आपका भी रिएक्शन हम चाहेंगे। इसी साल नवंबर में गुजरात में भी चुनाव होने हैं सर। उससे पहले आम आदमी पार्टी तो एक्टिव है ही, अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। देखिए पल्लवी जी, गुजरात के लिए हम निश्चित हैं। तीन टर्म माननीय मोदी जी का, उसके बाद के टर्म में जो 2 टर्म और भी जो लोग आए हैं, वहां प्रगति बहुत ऊंचे लेवल पे है और दिन रात प्रगति हो रही है। ये गुजरात वगैरह से हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में जो विक्ट्री मिली है और थंपिंग विक्ट्री मिली है, इससे इनका हिंदुस्तान की तरफ मुंह करना लाजमी है, लेकिन अभी भी इनके लिए दिल्ली दूर है। हिंदुस्तान की तरफ मुंह करना सर, मतलब हिंदुस्तान में ही तो रहते हैं वो, पंजाब भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। हिंदुस्तान के तख्त पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे नजर करना। आप देखिए इनका पिछला भाषण जो इन्होंने दिया है विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इनको वहां पर अपने वेलफेयर स्कीम की बात करनी चाहिए, प्रदेश को कैसे आगे ले जाएंगे उस पर बात करनी चाहिए। तो ये मोदी जी के 56 इंच का सीना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं होश में आओ, इन लोगों के बहकावे में मत आओ और सारे के सारे लोग आप में आके ज्वाइन कर लो, बचकाना बातें। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ही हैज गॉन berserk। ये छोटी सी विक्ट्री ने इनको ऐसा बना दिया। अरे ये किस आदमी से टक्कर की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी से, जो पूरे हिंदुस्तान पे शासन कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप मात्र 2 स्टेट में विक्ट्री लेकर और आप उठापटक की बात कर रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो हमसे ज्यादा सचेत तो कांग्रेस को होना पड़ेगा कि जहां जहां भी आप बढ़ रही है वहां कांग्रेस के वोट बैंक पर डाका डाल रही है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो।
चलिए, उसी के लिए अब बैठकें चल रही हैं सर, धुआंधार बैठक तो कर रहे हैं। अब इन बैठकों का देखते हैं क्या नतीजा निकल कर आता है। अनुराग तिवारी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अनुराग जी, स्वागत है आपका ENB न्यूज पर। सर, अभी जो मंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, आप उम्मीद कर पा रहे हैं कि भविष्य में पार्टी अपने तमाम नेताओं को एकजुट कर पाएगी? जो भी गुटबाजी इस समय अलग अलग राज्यों में चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो गुटबाजी दूर हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये कमेटी की मीटिंग होने वाली है, ये कोई नई मीटिंग नहीं है और इससे ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ना कांग्रेस के बड़े लीडर्स को उत्साहित होने की जरूरत है। कि ये मुझे लग रहा है कि अब एक रूटीन काम हो गया है कांग्रेस का कि अगर कोई चुनाव हारती है तो उसके जस्ट बाद एक कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें मंथन होता है और उसमें उसका डिसीजन सबको मालूम है। उसका डिसीजन ये होगा कि या तो सोनिया गांधी अध्यक्ष बनाई जाएंगी या राहुल गांधी अध्यक्ष बनाई जाएंगी। मुझे लगता है कि जब तक इस कानून को फॉलो करती रहेगी कांग्रेस पार्टी, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाएगी अपने संगठन में। और आज के समय में कांग्रेस में सबसे जो ज्यादा जरूरत है वो है कि कांग्रेस में एक पूरे संगठन में, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो, जिले स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, हर जगह बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर जब तक ये बदलाव नहीं होगा, जब तक आप नए लोगों को संगठन का काम नहीं सौंपेंगे, जब तक आप नए आइडियाज को इनवाइट नहीं करेंगे, जब तक आप यंगस्टर को उनके हिसाब से काम करने की आजादी नहीं देंगे, तब तक कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें एक नयापन नहीं आ सकता, उसमें एक नया संचार नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि उस चीज की जरूरत है और कांग्रेस को ये बात समझना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि उनको अपने संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। नहीं, जो लोग अभी बदलाव की मांग कर रहे हैं, जिन्हें हम G22 ग्रुप भी कहते हैं सर, अब बात यह है कि क्या वो वाकई में बदलाव चाहते हैं या उनकी तरफ से भी प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट की जा रही है कि उन्हें अच्छे पदों पर बिठा लिया जाए? देखिए, जो G23 एक ग्रुप जो कांग्रेस ने बनाया है, उसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता माने जाते थे या जो पहले जो यूपीए सरकार थी उसमें उच्च पदों पे थे। और अब कुछ एक लीडर हैं G23 के जो ऐसी मांग करते हैं कि संगठन में बदलाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका साफ तौर पे मतलब ये है कि उन लोगों को कोई पद मिलना चाहिए, उन लोगों को कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बदलावकारी प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इसमें जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकर जो बन पाएगा वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही बन सकते हैं। उसके अलावा कांग्रेस को सुधारने में किसी का भी कोई हाथ नहीं है। जब तक ये लोग एक्टिव नहीं होंगे और इन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि हाँ, हमारे लिए कौन कौन से लोग जरूरी हैं और कौन कौन से ऐसा ग्रुप है जो हमारे संगठन को बदल सकता है, मुझे लगता है कि रोज कांग्रेस के पास ऐसे प्रपोजल्स आते होंगे, ऐसे लोगों के नाम आते होंगे जिनसे उनको लगता होगा कि ये हमारे संगठन में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज को लागू करने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करना अब बहुत जरूरी हो गया है। जब वो साल दर साल चुनाव हारते जा रहे हैं, हर साल कोई 2-3 राज्यों में चुनाव होते हैं और कांग्रेस अपनी सत्ता वहां से भी गवा बैठती है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है। अगर अभी से कांग्रेस नहीं समझी तो मुझे लग रहा है कि उन दोनों राज्यों में भी समस्या साफ तौर पे दिख रही है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो उसमें स्पष्ट तौर पे एक समस्या दिख रही है कांग्रेस की। कांग्रेस के राजस्थान के संगठन में बहुत बड़ा एक मतभेद है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में। वो भी चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को। दूसरी तरफ, लेकिन अगर हम राजस्थान के बारे में ही बात करेंगे अनुराग जी, तो हमें ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी वहां पर गुटबाजी हो रखी है। इसी मसले पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी। मैं एक बार सीके ठाकुर जी का रुख कर लेती हूँ। सीके ठाकुर जी, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या घिसी पिटी पुरानी परंपराओं को, पुराने नियमों को लेकर ही आगे चल रहे हैं और इसी वजह से पार्टी छिन्न भिन्न होती जा रही है इस वजह से? नहीं, पल्लवी जी, अनुराग जी सही बात कह रहे थे। मैं उनके बातों का समर्थन करता हूँ। वो सही सुझाव दे रहे थे पार्टी के लिए। और अभी जो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा पूरे देश में, इस सदस्यता अभियान की समाप्ति के बाद जो चुनाव होंगे संगठन का,
उसमें आपको एक नया न्यूज मिलेगा, एक नया समाचार मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ा परिवर्तन करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो आने वाला नवंबर में चुनाव है 5 राज्यों में, इन राज्यों में हम लोग एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये आप सीके ठाकुर जी, ये आप गारंटी देकर चाह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पर संगठन के भीतर चुनाव हो रहे हैं तो अध्यक्ष के पद पर कोई गैर गांधी ही बैठेगा, ये आप यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं क्या? नहीं, गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इस ओर मन बना रही है माननीय सोनिया जी, राहुल जी, सब सोच रहे हैं। उनकी एक मंशा है कि जब देश चाह रही है, जनता चाह रही है, आप लोग चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। ये गारंटी तो नहीं है। इस मसले पर भी तो एकजुट नहीं है ना सीके ठाकुर जी। ये आप मुझसे भली भांति ज्यादा जानते होंगे कि गैर गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बिठाने पर भी 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट चाहता है कि हाँ कोई और आकर बैठे, तो दूसरा गुट चाहता है कि नहीं, या तो सोनिया गांधी रहे, या राहुल गांधी रहे, या फिर प्रियंका गांधी रहे। अब इन सबको सर्वसहमति में लाना, ये भी तो बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। देखिए पल्लवी जी, क्या है कि केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे हमारे पार्टी का, जो भी है, सोनिया जी हैं तो भी, राहुल जी होंगे तो भी, अन्य लोग आते हैं तब भी, सबसे बड़ा है कि संगठन को नीचे स्तर पर से कैसे ग्रास रूट से आगे बढ़ाया जाए, ये आवश्यक है। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस के लोगों द्वारा एक फैला हुआ जाल है कि वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार है तो ये दिक्कत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी परिवार है तो इसी देश पे है, यहीं पे है, राहुल गांधी भी यहीं पे है, सोनिया जी भी जब से शादी करके आई राजीव जी के साथ रही, सब कुछ इस देश में उन्होंने यूपीए 2 बार चलाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के अंदर एक भ्रम डाल दिया कि गांधी परिवार रहेगा, तो जब गांधी परिवार रहेगा और जब ये मान लीजिए छोड़ भी देते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चिल्लाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो अक्षम व्यक्ति थे, इन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस क्या चलेगी। ये इनकी राजनीति है, तो हमको उसको नहीं देखना है। हम लोगों को, कांग्रेस को ये करना है, हम ग्रास रूट से आगे बढ़ करके विभिन्न पंचायतों से लेकर प्रखंड होते हुए जो हम लोग राज्यों तक आएंगे, उसको पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुस्तक करेंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगा, इसको विचार करने की जरूरत है। लेकिन अब विपक्ष के कहने पर यदि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं या करते हैं, तो ये तो दूसरा तो मेरे पीछे चलाएगा पार्टी को, ऐसा नहीं। ये अनुराग के बातों से मैं सहमत हूँ कि नीचे स्तर से हम लोग को काम करने की जरूरत है। पार्टी में एक बड़ा बदलाव चाहिए। जैसे प्रदेश प्रभारी है, महासचिव है, ये सब जो जितने लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाने की जरूरत है, और जो नए लोग जिसमें जोश है, उमंग है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। पल्लवी नहीं, आपने एक बात तो कह दी सर कि ये बीजेपी और आरएसएस का फैलाया गया प्रोपेगेंडा है कि गैर गांधी हमें चाहिए। तो कपिल सिब्बल ने बोला था परिवार की पार्टी और सबकी पार्टी। कपिल सिब्बल कौन से आरएसएस के हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं, हो सकता है कि उनकी सोच बहुत ब्रॉड नहीं हो। कपिल सिब्बल कब से जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी से? है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कपिल सिब्बल जी हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे, और हो सकता है कि पार्टी स्तर पर उस विचार को करने में फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना विचार होता है। कपिल सिब्बल जी हो सकता है कि वो नहीं सोच पाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए, गांधी परिवार हटने से भी क्या फायदा होना है। ये विपक्ष के कहने पर हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। आम जनता क्या चाहती है, आम जनता के मन को रखते हुए हम लोग इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आलोक वत्स जी, तो यानी कि कांग्रेस पार्टी को गर्त में ले जाने का बहुत बड़ा श्रेय आपकी पार्टी को जाता है, क्योंकि आप लोग लगातार एक नकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। पल्लवी, सबसे पहली बात कि सीके ठाकुर जी से आपने कहा कि ये गारंटी दे दीजिए कोई गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। आप क्या चाहती हैं कि इस इंटरव्यू के बाद ही इनको कांग्रेस से चलता कर दिया जाए? ऐसी वाणी बोलने का दम किसी में नहीं है कांग्रेस में आज के दिन, और जो बोलता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। हालांकि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के कारण ये महसूस करता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष नितांत आवश्यक है, जिसका अभी घोर अभाव है, और निकट भविष्य में कोई नहीं नजर आता जो सशक्त विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आए।
और इनको सबसे ज्यादा खतरा तो उभरती हुई आम पार्टी से है, जो इनके वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए तत्पर है और लगा भी रही है। और रही बात, जैसा अनुराग ठाकुर जी राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा अभी, अनुराग तिवारी जी ने, सॉरी, कि ये सारी कवायद जो हो रही है का रिजल्ट यही होगा कि या तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उसमें मैं एक स्टेप और ऐड करूंगा, नहीं तो प्रियंका गांधी, अध्यक्ष उन्हीं में से कोई एक होगा। तो झाग के तीन पात, जब सारी कवायद होके वही होना है, तो कुछ तो रियलाइज करना चाहिए कि ये सिक्के खोटे हो चुके हैं पब्लिक में। जहां राजीव गांधी जाते हैं वहां मुंह की खानी पड़ती है। राजीव गांधी सर या राहुल गांधी? सॉरी राहुल गांधी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। जहां पर राहुल गांधी जाते हैं वहां पर करारी हार, जहां सोनिया जी तो खैर बहुत कम जाती हैं, जहां प्रियंका जी जाती हैं करारी हार। तो जब ये सिक्के नहीं चल पा रहे हैं तो कोई नया सिक्का चलाने की कोशिश करे, और बीजेपी से टक्कर लेना है जो विश्व की सबसे बड़ी फौज खड़ी हो गई है राजनीतिक, तो उसके लिए तो बहुत जबरदस्त कवायद करना पड़ेगा। इतनी आसानी से वो ग्राउंड नहीं कवर किया जा सकता है। हम लोग के यहाँ डेडिकेटेड फौज है, हम लोग के यहाँ हर स्तर पर बैठक होती है। देखिए, हमने 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 4 राज्य जीत लिया और सबसे पहले हमारे कप्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात अभियान में चालू हो गए। तो उनको देखकर छोटे कार्यकर्ताओं तक में एक जोश पैदा हो जाता है कि चलो अब गुजरात की बारी है। हम लग गए उसमें। ये लोग तो अभी बैठकों ही कर रहे हैं, बैठकों में ही कवायद हो रहा है। पिछले 7 साल में ये एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाए। तो इनके यहाँ तो अभी सारे चूल हिले हुए हैं, सारे नट बोल्ट टाइट करने की जरूरत है। इतनी आसानी से ये गाड़ी पटरी पर नहीं आ सकती है, और वो भी खतरा इनके साथ सामने खड़ा है। आप देखिए केजरीवाल जी को किस तरीके से एक छोटी सी जीत पंजाब का, उनको मोदी जी से टकराने के लिए उनको अहम आ गया। तो इन सारी मोदी जी ने भी तो कहीं से शुरुआत की थी ना सर, ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट ही आकर प्रधानमंत्री बन गए थे, उन्होंने भी तो कहीं से शुरुआत की थी। और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि बहुत अहंकार में बोल रहे हैं कि मोदी जी से टकराने चले हैं। मोदी जी भी इसी देश के हैं, मोदी जी भी जनता के ही सेवक हैं, और वो तो अपने आप को चौकीदार कहते हैं। मोदी जी से टकराने का अभिप्राय आप गलत ले रही हैं। मेरा ये कहने का मतलब था, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को अपने में मिलाकर बना रहे हैं। कितने कांग्रेस पार्टी के नेता आपके यहाँ पर आ गए जिन्हें अब आपने अच्छे पदों पर भी बिठा दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत आप चाह रहे थे, आप खुद कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। पल्लवी राजपूत जी, सिर्फ कांग्रेस के आने से हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बने हैं। मोदी जी के आने से मोदी जी के आने से भी इजाफा हुआ है, अमित शाह जी के आने से भी इजाफा, क्योंकि सबने मेहनत की है। हमने वर्कर बटोरे हैं, हमने वर्कर बनाए हैं, हमने उनको अपने राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया है, हमने उनको अपने पॉलिसीज में की तरफ उनका रुझान पैदा किया है। तो इन सारी चीजों का मिश्रण है, एक अथक प्रयास है, एक बहुत पेनफुल सीढ़ियां चढ़ी हैं, हमने पसीने बहाए हैं, खून बहाए हैं, तब ये सब जाके प्राप्त हुआ है। चलिए तो थोड़ा सा ये पाठ राजस्थान में भी पढ़ा लीजिएगा सर, क्योंकि वहां पर इस समय आपकी पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है और अब चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है, तो ऐसे में अभी से आपको कवायद करना शुरू कर देना चाहिए। अनुराग तिवारी जी, मैंने बिल्कुल मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुराग जी, मैंने आखिरी बात राजस्थान पर ही छोड़ी थी, वहीं से हम फिर से शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर 2 गुटों में बटी हुई है तो इसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी भी 2 गुटों में बटी हुई है, तो ऐसे में पलड़ा किसका भारी? और उसके अलावा अभी जब उपचुनाव हुए थे तो वहां पर जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने।
देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो हर 5 सालों में सरकार बदलने के लिए जाना जाता है जी। और ये कंसिस्टेंटली ऐसा चला आ रहा है। मतलब आप और भी राज्य देखें जहां पे 2-3 बार ऐसा होता है और तीसरी बार कुछ बदल जाता है, लेकिन राजस्थान ने इस पूरे रिकॉर्ड को अभी तक बरकरार रखा है। इस बार इस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव में, एक दो चीजें और मुझे अलग दिखाई दे रही हैं। पहली चीज तो ये है कि राजस्थान में जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के तो 2 नंबर के, अगर माना जाए 2 नंबर के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सचिन पायलट, इन दोनों में इतना बड़ा टकराव है कि इस टकराव को खत्म करना चुनाव में बहुत मुश्किल वाली चीज है। और उसके अलावा अगर पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक चीज आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि पिछले चुनाव में जहां पे दलितों ने राजस्थान में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मत दिए, उन्हीं दलितों के साथ अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अत्याचार का पैराग्राफ 55.5% तक चला गया है। ये बहुत एक चौंकाने वाला डेटा मैं आपको बता रहा हूं। और राजस्थान अभी के समय में सबसे ज्यादा उत्पीड़न करने वाला राज्य है पूरे देश में, दलितों के साथ उत्पीड़न करने वाला राज्य है। और ये डेटा ऑफिशियल डेटा है, कोई छुपा हुआ डेटा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, तो वहां पे पिछले 2-3 सालों में अगर सतीश पूनिया जो अभी अध्यक्ष हैं वहां के, उनकी बात करें तो वो एक सिंगल हैंडेड काम कर रहे हैं। अगर वसुंधरा राज्य पहले टकराव में के मोड में होती थी, अब वो साइडलाइन कर दी गई है। साइडलाइन कर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हटा दिया गया है, मतलब वो टकराव के मोड में नहीं है। अब वो अपना अधिकार नहीं जता पा रही हैं, अब वो संगठन में काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रयास कर रही है। हाँ, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद क्या करेगी, या भारतीय जनता पार्टी अगर चुनी जाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है। वो अपने नेताओं को इस तरीके से मैनेज करती है कि पब्लिक में कोई गलत संदेश नहीं जाता है। उत्तराखंड में आपने एक देखा होगा कि हरक सिंह रावत बहुत तीखे तेवर में थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से मैनेज किया कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे राज्य में नहीं गया, पूरे चुनाव में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। इसी तरीके से मेरा मानना है कि अगर राजस्थान के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी में अगर आम जनता को लग रहा है कि वसुंधरा में और सतीश पूनिया में एक टकराव है, मुझे लगता है कि इसका इतने अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है, अभी भी कर रही है, कि आम जनता में कोई गलत संदेश जाने का नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में जो टकराव चल रहा है, अभी इंटरनल टकराव चल रहा है, वो बच्चे को पता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। उनके मंत्री सभी घोटालों में शामिल आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जो रीट का जो परीक्षा हुआ था उसमें बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हुआ था। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, मैं ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं जो मनगढ़ंत हो। इतना बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें साफ तौर पे वहां के जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम आया था। तो इस तरीके के जो स्कैम्स जो काम चल रहे हैं उससे जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उसकी छवि बहुत खराब हुई है, जिसको सुधारने का समय बहुत कम बचा है अभी कांग्रेस के पास। सोनिया गांधी का अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा कनेक्ट ना होना, क्या ये भी बहुत बड़ी वजह है? क्योंकि रायबरेली से वो सांसद चुनी जा रही है इतने लंबे समय से। अब जब वहां पर चुनाव थे तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके इतिश्री कर ली। ये बहुत जरूरी होता है जब आपको जनता के बीच में रहना है, चुनाव जीतने हैं, तो लोगों से आप लगातार कनेक्ट करते रहे। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से ये चीजें कम ही देखने को मिलती है अनुराग जी। हालांकि प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की है उसे सराहा जाना चाहिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जमीन पे काम किया है। उसका नतीजा नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, उन्होंने जमीन पे काम किया है, उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया है और हर जिले का दौरा किया है। वो एक सराहनीय काम है। प्रियंका गांधी के लिए मैं वाकई मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक काबिले तारीफ काम किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की, तो इन लोगों का पब्लिक से कनेक्शन और कम्युनिकेशन इतना कम है कि अगर कोई राज्य का
अध्यक्ष भी राहुल गांधी से मिलना चाहे तो उसको भी करीब करीब 15 दिन की वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर कोई राज्य का अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलना चाहे तो उसको 15 दिन का इंतजार करवाना क्या ठीक चीज है? बिल्कुल। उसके दिमाग में कैसी नेगेटिविटी जाएगी कि हाँ मेरा अध्यक्ष उससे के लिए इतना इंतजार करवा रहा है। वहीं आप भाजपा में अगर बात करें तो कहीं भी अगर कोई समस्या आती है, किसी जिले में भी अगर समस्या आती है तो उसका कम्युनिकेशन राष्ट्रीय स्तर पे कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर हो जाता है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन में जो ट्रांसपेरेंसी है, टू वे कम्युनिकेशन जो भारतीय जनता पार्टी में चलता है, मुझे लगता है कि यही एक बहुत मजबूत स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी का। मैं इस चीज को ये भी मानता कि मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हाँ जो चीजें, जो ट्रांसपेरेंसी और जो उन्होंने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है, चाहे वो डिजिटल मोड में हो, चाहे वो ग्राउंड के स्तर पे हो, उन सिस्टम्स का मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपने संगठन में उतारना चाहिए, जिससे उन्हें भी काफी फायदा मिल सकता है और एक मजबूत विपक्ष की तरह वो आ सकते हैं। ठीक है। सीके ठाकुर जी, दो बातें हैं। एक तो ये कि आप लोगों को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस पर काफी अच्छी खासी पकड़ है। और दूसरी बात ये, अभी कथित तौर पर G22, G23 ग्रुप तो बन रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को ये भी तो जरूरी है कि वो धरातल पर जाएं, लोगों के बीच में जाएं, गांव-गांव जाएं, ढाणी-ढाणी जाएं, वहां के लोगों से बातचीत करें। सदस्यता अभियान में तो इन्हें भी जुटना होगा ना सर। आप कुछ नेताओं से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जबकि बड़े नेता बैठकर सिर्फ सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं? जी, निश्चित रूप से आज की जो बैठक है उसके मुद्दे पर चर्चा होनी है। और कि जैसे अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात अक्सर से सत्य है। इन्होंने कोई ब्लेम नहीं लगाया, पार्टी में जो कमियां हैं उन्होंने बताया, और पार्टी इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करके अभी अपने आप को, जैसे राजस्थान से लेकर सही जगह जो इन्होंने कहा कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, माननीय राहुल जी से मिलने में लेट होता है, तो ये सब चीज पर चर्चाएं हो रही है। और आपको मैंने कहा कि अभी जो संगठन का चुनाव होगा उसमें बड़ा बदलाव दिखेगा आपको। और सारे मुद्दे पर अनुराग जी ने जो कहा, ये सारे मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है, इस पर चर्चाएं होगी। और संगठन जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद इन सारी बातों पर ध्यान रख करके पार्टी को आगे बढ़ाने की जरूरत चल रही है और होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर भी मैंने आपसे सवाल किया था सर, इसे मजबूत करने की जरूरत महसूस नहीं होती आपको? नहीं, कर रहा है, पार्टी लगी हुई है। सोशल मीडिया का कई सेल बने हुए हैं, केंद्र से लेकर के पूरे राज्य में बना हुआ है, चल रहा है। अभी सदस्यता अभियान में जो हमारे लोग, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, देखिए यहाँ देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों को हिंदू और मुसलमान में जो बांटा गया, तो सोशल मीडिया भी वहां कहीं न कहीं हम लोग का कमजोर पड़ने के रीजन ये भी है। उन्होंने साफ बांट दिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों और अन्य लोगों के लिए काम करते हुए हिंदुओं के लिए काम करती है। और इस टाइप का जो मैसेजेस है आरएसएस द्वारा या बीजेपी द्वारा जो चलाया जाता है, उस पर लोगों की पकड़ ज्यादा और लोगों के सेंटीमेंट को ज्यादा छू पा रहा है। और कांग्रेस का भी सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन उन बातों को लोग दरकिनार कर देते हैं। तो पार्टी का एक मंथन चल रहा है कि हम किस ढंग से सोशल मीडिया पे अपने लोगों को कम्युनिकेट कर सके, ताकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले लोकसभा में जो भाषण दे रहे थे, पूरे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते देश को, उनको ही केवल टच किया, उनको ही केवल एक तरह से कहिए कि उनके सेंटिमेंट को बहकाने का काम किया था। तो इस ढंग की बातें हमारे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को लाने की जरूरत है और सोशल मीडिया को एक्टिव करने की जरूरत है। जैसे अभी 4 दिन पहले गैस और पेट्रोल का दाम बढ़ा, तो इस स्तर पे एक बड़ी आंदोलन की जरूरत थी, जो पार्टी केवल सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पर करके रह गई। इसको हमको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत थी। इन सारे मुद्दों की आज बैठक चल रही। ये कुछ जगह पर तो देखने को मिल जाता है सर। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जरूर प्रदर्शन कर लिया। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पूरे देश में एक तरह की नीति कांग्रेस पार्टी नहीं अपना पा रही है और यही वजह है कि लगातार पार्टी पीछे जा रही है। आलोक वत्स जी, क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गई है? हालांकि पूरी तरीके से खत्म हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन काफी हद तक पिछड़ गई है। पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम देखा उन्होंने, सब कुछ देखा है और इस देश को आगे बढ़ाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा।
लेकिन वो योगदान लोग भुलाते जा रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी का ये सब अंदरूनी मामला है। एज अ बीजेपी सपोर्टर हमारा कुछ इन पे कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब समाज में है तो लोकतंत्र की रक्षा तो करनी है। कांग्रेस जब तक अपने पुरानी नीतियों से बाहर नहीं आएगी, गांधी परिवार के कोठियरी से बाहर नहीं आएगी, तब तक अब देश में इनका फैलना संभव नहीं है। हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, वो लगभग पूरा हो चुका है, लगभग। और अगर इसी रास्ते से ये चलते रहे तो ये पूर्णतः समाप्ति की ओर चले जाएंगे। कहां ये कहीं पे सड़कों पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में कहां हंगामा कर पाते हैं ये। पॉकेट में कहीं दिल्ली में कर लिया तो कभी यूपी के किसी कोने में कर लिया। एक पूरा कवायद नहीं थे, मुद्दे तो इनके पास लगातार थे जिस पर ये ऑल इंडिया कवायद कर सकते थे, बिगुल बजा फूंक सकते थे। देखिए इनका अपना अंदरूनी ढांचा इतना चरमरा गया है। G23 अलग है, इनके इसके नेता अलग हैं, पूरा तमाशा ये हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। तो जब पार्टी में बल ही नहीं है, दल ही नहीं है, तो क्यों विश्वास करेगा उस पर कोई। आपने देखा हमारे सारे रिपोर्ट बता रहे थे यूपी में अखिलेश आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम साफ हो जाएंगे, जाट किसान एक वोट नहीं देंगे। आज इसी मंत्रिमंडल में आज उन्हीं किसानों को माननीय योगी जी और मोदी जी ने पुरस्कृत किया है। 8 जाट जीत के आए हैं, जिनमें से 6 को मंत्री पद से नवाजा गया है। कहां किसान हमसे बाहर है? ये आपके चोचले थे कि किसान हमसे बाहर हैं। पंजाब में किसानों ने अलग पार्टी बनाकर हमको चैलेंज किया, एक की भी जमानत नहीं बची। सब चीजें, अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, प्रखर है, समझदार है। महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, क्या मुद्दा बन पाया ये चुनाव में? लोग समझ रहे हैं कि हमको कैसा विरासत मिला है। हम जो उसकी आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जो मोदी जी, हम लोग लेकिन ये तो देश का ही दुर्भाग्य है ना सर कि ऐसे गहन मुद्दों पर भी अब जनता विचार नहीं कर पा रही है। महंगाई पर जनता को कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। पल्लवी इसका कारण है, वो समझ रहे हैं कि मोदी जी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस इन प्राइसेस के और इसके कारण देना पड़ेगा। आप देख लेना साल 2 साल के अंदर कितनी, क्या वो सैक्रिफाइस मोदी जी और आपकी कैबिनेट के मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद दे रहे हैं क्या सर? क्या वो सैक्रिफाइस आपकी पूरी सरकार में से बैठा कोई भी नेता दे रहा है क्या? ऐसा कौन सा नेता है जिसके यहाँ पर 1 किलो सब्जी कम आ गई होगी? ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर विधायक है जिसके यहाँ एक ही टाइम का खाना बना होगा? बता दीजिए। या आपके ऐसे कौन से नेता हैं जो मुफ्त के राशन के लिए दिन भर धूप में लाइन में खड़े होंगे सर? सैक्रिफाइस आप जनता से ही करवा लीजिए। कि आप ये गलत कह रही हैं। हमारे यहाँ सारे करोड़पति विधायक और सारे करोड़पति MP और मंत्री नहीं है, हर तबके के लोग हैं। हजारपति तो होंगे सर। हमारे देश की जनता के पास कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। क्या आपका कोई भी विधायक जो मान लीजिए 10,000 भी कमाता हो, उनकी मदद करने पहुंच रहा है क्या? कौन है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में जो सैक्रिफाइस करने के लिए आगे आ गया हो? कुल मदद में पहुंच रहा है। देश की 80 करोड़ जनता को हमने लगातार अन्न देने का काम किया है और अभी भी यूपी में अनाउंस किया है कि हम इसको आगे भी ले जाएंगे। क्या आप मत कहिए, कोई भूखा नहीं सो रहा है। लोगों के घरों में इतना अनाज है, अनाज को बेच के भी वो कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। अच्छा, कितना अनाज दे रहे हैं आप कि वो बेच रहे हैं और फिर वो कमाई कर रहे हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गए आप आलोक जी कि आपके मुफ्त अनाज को वो बेचकर कमाई कर रहे हैं। पल्लवी जी,
मुझे पता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं रहता हूं दिल्ली नोएडा में, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं और गांव के ठेठ गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं। वहां जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि सर इतना अनाज मिला है। देखिए, प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है। अगर 8 आदमी है एक परिवार में तो 8 को अनाज मिलता है। तो वहां पर जब उनको अनाज ज्यादा हो जाता है तो छोटी मोटी काम वो अनाज बेच के भी कर लेते हैं। मैंने आपको ये कोई झूठ या कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा है, मैंने इस चीज को महसूस करके सब बताया हूं। क्या रहती थी जनता? आप बोलिए सी के इस ठाकुर बात- जी। जी, आलोक भाई को मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उसके पहले राशन नहीं जाते थे? क्या उसके पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं जाती थी? लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिए पल्लवी जी, इनके 11 मंत्री चुनाव हार गए, इस सीटें की संख्या घट गई। कांग्रेस का हारने का एक बड़ा रीजन है कि लोग चाहता था कि उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो, तो उन्होंने कांग्रेस को अन्य दलों को छोड़ करके अखिलेश के सरकार के साथ, अखिलेश की पार्टी के साथ हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो चुनाव के समय में चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया, आम जनता जो गरीब लोग हैं, जिनको कि राशन जाता है, जिनको पैसे जाते हैं, जो किसान को पैसा गया है, वो चुनाव के दरमियान भी पैसे ट्रांसफर हुए उनके अकाउंट में। ये सब देखने की जरूरत थी। लोगों को प्रलोभन दे करके सरकार जीती है। आप देखेंगे उत्तराखंड में भी इनका मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, धामी साहब। तो ऐसा नहीं है, जनता एंटी इनकमेंसी थी और कांग्रेस पार्टी को जो अन्य पार्टियां हैं वो डैमेज किया है। ठाकुर साहब, ममता जी हार गई थी, शिबू सोरेन के पिताजी शिबू है, सोरेन हार गए थे। कांग्रेस को और भी ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है, जो जिसका प्रयास चल रहा है। आलोक भाई, यह भूल जाइए, आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में आप बताएंगे तब से कितना अकाल पड़ा था देश में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी जी हो, इनके पीरियड में कितना अकाल पड़ता था। लोग मैनेज करते थे, ऐसा नहीं है कि लोग भूखे मरते थे। आप इस चीज को काउंट करवाते हैं, आप कोरोना का वैक्सीन दिलवाते हैं और ऐड करवाते हैं मेट्रो रेलवे में और टीवी पर कि मोदी जी ने इतना वैक्सीन दिलवा दिया। ये मोदी जी ने नहीं दिलवाया, ये सरकार का कर्तव्य है। तो आप उसको मैनिपुलेट करके उस चीज को दिखाते हैं पब्लिक के बीच कि मैंने किया है। ये जनता, ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार को काम करना है। लेकिन आम जनता पता नहीं, ये जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, पता नहीं कहां तक जाएगी, इनको समझ से उनके हमारे परे है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से दूरगामी प्रभाव बहुत खतरनाक होने वाला है, खराब होने वाला है। और कांग्रेस को, मैं अनुराग जी की बातों से भी सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़े स्तर पे बदलाव करने की जरूरत है और एक ग्राउंड स्तर पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की जरूरत है। अनुराग तिवारी जी, बात लेकिन एकदम सही है कि जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए, जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, जो जनता को भी समझने चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी उठा तो रही है लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, गरीबी रेखा से नीचे लगातार लोग जा रहे हैं, वो संख्या बढ़ती जा रही है और आर्थिक सर्वे में भी हम पिछड़ रहे हैं। ये तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। लोगों तक मुद्दे वो पहुंच रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है। देखिए, बहुत स्पष्ट एक उदाहरण देता हूं मैं इस चीज का। आज से अगर 20 साल पहले आप देखें, मैं इसको थोड़ा कॉर्पोरेट तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि ये अभी क्या किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अगर 15 से 20 साल पहले बात किया जाए तो मोबाइल सेक्टर में एक बहुत नामी गिरामी कंपनी थी नोकिया, और नोकिया के पास एक ऑफर आया कि आप एंड्रॉयड के साथ टाई अप कर लीजिए और एंड्रॉयड ही आगे का भविष्य है। लेकिन नोकिया ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया और आने वाले समय में नोकिया के साथ क्या हुआ आप सभी ने देखा कि आज नोकिया कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे जो मेन रीजन था वो ये था कि उसने एंड्रॉयड, या यूं कहें कि नई टेक्नोलॉजी को उसने समझा नहीं और उसको अडॉप्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सेम चीज, ये सेम केस स्टडी कांग्रेस पे स्पष्ट तौर पे लागू होती है। कांग्रेस की जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो नए मैन पावर होते हैं, जो यंग मैन पावर होते हैं, जो अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए यंग टैलेंटेड लोग होते हैं, उनकी स्किल्स को, इनके तजुर्बे को समझ नहीं पाती है और उनको ये नहीं पता कि इस चीज को कैसे अपने पार्टी में लागू किया जाए। तो अगर कांग्रेस
आज भी नए लोगों को मौका दे अपनी पार्टी में, नए जो यंगस्टर हैं जो अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, नए आइडियाज के साथ, नई एनर्जी के साथ पढ़ के आ रहे हैं, अगर उनको पूरा एक फ्री हैंड दिया जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव अभी भी आ सकता है। क्योंकि एक चीज स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे कि बड़े बदलाव अगर दुनिया में कुछ हुए हैं तो वो नई एनर्जी लेके आई। अगर फेसबुक क्रांति आई है तो उसको एक 24-25 साल के लड़के ने किया है। अगर आप गूगल की बात करें, अगर आप ट्विटर की बात करें, अगर आप फेसबुक की बात करें, जिससे भी बड़े टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए हैं वो यंगस्टर करते हैं। तो कांग्रेस इस चीज को क्यों भूल जाती है कि पार्टी में भी बदलाव यंगस्टर करेगा, और वो किस तरीके से करेगा, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ करेगा, वो नए आइडियाज लेके आएगा पार्टी सुधारने के लिए। वो इस तरीके की चीजें आपको बताएगा कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे कर पाए। आप उतनी मेहनत नहीं करें लेकिन कम मेहनत में ज्यादा लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो पाएगी जब कांग्रेस एक खुले मन से अपनी पार्टी में नई टैलेंट को मौका देगी, और उन टैलेंट को फ्री हैंड दिया जाएगा। मौका देना एक अलग चीज है, फ्री हैंड देना एक अलग चीज है। तो ये दोनों को जब एक समावेश होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब एक ऐसी चीज निकल के आएगी जो भारतीय राजनीतिक सिस्टम को बदल के रख देगी। और मुझे लगता है किसी चीज और इस टैलेंट को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है अनुराग जी? क्योंकि जितने भी उम्र दराज या यूं हम कहें कि अनुभवी नेता इस समय कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, उनकी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लें तो सचिन पायलट की वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया अशोक गहलोत ने, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अशोक गहलोत की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अगर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर यहां पर लोग बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? और इनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा कौन दे रहा है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि महत्वाकांक्षाएं जो नेता राजनीति में स्टेब्लिश हो जाता है, वो स्थापित कर लेता है अपने आप को, तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। और राजनीति में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि नई पीढ़ी को जो राजनीतिक से संबंध नहीं है, जो जिसका पारिवारिक संबंध नहीं है राजनीतिक से, उस पीढ़ी को आना बड़ा मुश्किल है। और ये मुश्किलात अगर आते रहें तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल वाली चीज हो जाएगी। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी में अगर आप एक रिसर्च करें तो उसमें आपको इंजीनियर, उसमें आपको MBA, उसमें आपको कंपनी के फाउंडर्स, उसमें इस तरीके के यंग लोग मिलेंगे जो जिन्होंने कुछ इस तरीके का क्रांतिकारी काम किया है अपने पुराने प्रोफेशन में। अगर वही लोग उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर राजनीति में आ रहे हैं और पूरे आम आदमी पार्टी को उन्होंने बदल दिया और पूरे भारत के प्रदेश से उसको स्थापित किया है, तो कोई ना कोई चीज समझने वाली है कि हाँ युवा कर सकता है। और युवा तब करेगा जब उसको फ्री हैंड मिलेगा। तो कांग्रेस को इस चीज को समझना चाहिए और एक ऐसा बदलाव लाना चाहिए, ऐसा एक फ्री हैंड देना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक 1-to-1 मुकाबले इसमें पहुंच सके। तभी कुछ पॉजिटिव चीजें हमें राजनीति में मिलेगी और एक अच्छे विपक्ष का मुझे लग रहा है कि रोल निभा पाएगी। सीके ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी अगर पीछे जाती है तो क्या आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका मिल सकता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आ सके? सीधे तौर पर मैं कहूं तो आपका विकल्प बन सकती है? नहीं, वो तो कोने में जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको सफलता मिल रही है और उनका वोट बैंक बढ़ता भी जा रहा है। इसमें हम आपके माध्यम से हम अपने कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को, जैसे उन्होंने सचिन पायलट जी का नाम लिया या फिर उधर माधवराव सिंधिया जी के परिवार से जो वहाँ मुख्यमंत्री बनना था, जो कष्टी चल रही थी, तो उनको यह भी सोचना चाहिए था शायद ये अशोक गहलोत जी या फिर उधर जो मुख्यमंत्री बनते हैं उन लोगों का अंतिम दौर था। वो थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत है। राजनीति में जो हमारे यूथ आए हैं, युवा आए हैं, उनको पेशेंस रखने की भी जरूरत थी। लेकिन चलिए उतावला हुए। सचिन पायलट जी का मैं सम्मान करता हूँ कि इन्होंने बहुत धैर्य से काम किया और आगे बढ़े। नेक्स्ट मुख्यमंत्री तो वही बनने वाले हैं, उन्हीं का राज होगा। तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहल करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। और
आपने कहा आम आदमी पार्टी देखिए मेहनत जो करेगा, जो ग्रास रूट पे जाएगा, जो देश की राजनीति को समझेगा, देश की जनता की आवाज बनने की कोशिश करेगा, तो बढ़ेंगे ही। उनकी नीति भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की नीति खराब है, लेकिन वो भी अपने क्योंकि कई दलों के बीच से उभर करके, जैसे पंजाब में अकाली दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए उतना सीट ला करके सरकार बनाई, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो तारीफ से काबिल है। तो कांग्रेस को इसी पॉइंट पर सोचने की जरूरत है। और अब हम दूसरे की बुराई क्या करें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग अहम में है, बेरोजगारी इतनी चरम पे कर दिए, तो फिर केवल कहने से नहीं होगा, हम लोग को ग्रास रूट से जानने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को ग्रास रूट में जा करके अपने लोगों को तैयार करने की जरूरत है। अनुराग जी, यही तो बात कह रहे थे सर कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर चलते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में अपने आप को मजबूत रखना या अपने आप को खड़ा रखना। और वही टेक्नोलॉजी लंबे समय से चली आ रही है। आपको कोई तो वजह मालूम पड़ रही होगी ना कि लगातार आप पीछे क्यों चले गए? जो है उसको दूर कर रहे हैं, जान रहे होंगे अभी, क्योंकि जो कांग्रेस का सदस्यता अभियान है वो हम लोग नई टेक्नोलॉजी के तहत लाए हुए हैं और नए लड़के जो हैं सबको चांस दिया जा रहा है। आईएनसी नाम का एक चैनल आप लोगों ने शुरू किया था, वो इसलिए शुरू हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। उसके अलावा राहुल गांधी ने खुद ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया था यूथ के लिए, वो उनसे कनेक्ट हो पाए। इन अभियानों का क्या हुआ? जो अभियान आपने पहले चला रखे थे उसके बारे में तो कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आई नहीं सर। अब आप नए तरीके से एक अभियान फिर से शुरू करना चाहते हैं। नहीं, देखिए उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसका एक अच्छा परिणाम हुआ। आप देखेंगे कि झारखंड में भी हमारी सरकार बनी है, ये अलायंस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के एक में से जो हम लोग अलायंस किए थे उसमें से अभी 18 सीट हमारे पास है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है और कई राज्यों में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन चूंकि जब चुनाव होते हैं ना, तो उस समय जो तत्कालिक मुद्दा होता है वो हावी होता है, वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पढ़ रहे हैं और अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो एक और नई टेक्नोलॉजी का आया हुआ है। सारे युवा काम कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे भी, और युवा के कंधे पे यह बोझ आने वाला है कि कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है आलोक जी, हिंदू मुस्लिम करके आप राज्य दर राज्य चुनाव जीत रहे हैं। ये सब घिसे पीटे आरोप ये सब चला नहीं। मणिपुर में भी हमने 80-20 किया, गोवा में भी हमने 80-20 किया, उत्तराखंड में भी 80-20 किया, यूपी में भी 80-20 किया, तो पंजाब में 80-20 करके क्यों नहीं जीत गए? सब घिसी पीटी बातें हैं। इतना लोक कल्याण के कार्य हमने किए हैं, उसमें कहीं भी न जात का कंसिडरेशन किया है न धर्म का कंसिडरेशन किया है। आपको शायद फिर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी जब मैं कहूंगा कि यूपी में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान औरतों ने हम लोगों को वोट किया है, जिनको डायरेक्ट रिलीफ मिला। लोगों ने सिर्फ बातें की, बड़े बड़े लोक लुभावने नारे दिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में ही आम आवाम को मिला और इसका उन पर असर हुआ। वो मूक थे, वो बोलते नहीं थे, लेकिन वोट के वक्त उन्होंने कमल को ढूंढ ढूंढ के वोट किया है। और दूसरी बात कि भीड़ और जनता जितनी प्रियंका जी के रैली में आती थी और जितनी माननीय अखिलेश जी के रैली में आती थी, उससे तो लगता है कि लहर चल रही है। लेकिन जनता जो भीड़ में आती है तो सिद्ध हो गया कि वो जुटाई गई भीड़ थी, भीड़ नहीं थी। और इसका कारण है कि इन चारों राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमने स्थिर सरकार देने का जनता के बल पर बना लिया है। ये इन घिसी पिटी आरोपों का न मैं जवाब देना उचित समझता हूं। ये खोटे सिक्के हैं, ये चले नहीं ये सिक्के। अब इन सिक्कों को छोड़कर इनको जनमानस के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़नी होगी, तभी ये कहीं हमारे आसपास आके खड़े हो सकते हैं, नहीं तो ये विलुप्त की ओर है। जैसे बहुत से जानवर इस पृथ्वी पर थे, वो धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त हो गया। कितने 100 साल रहा डायनासोर,
कहीं कांग्रेस भी इसी तरीके से विलुप्त ना हो जाए, रहा न कोई रोबन हारा, कोई रोने के लिए भी नहीं बच जाए। गुजरात के अलावा सर इस बार हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, और हिमाचल प्रदेश में जब हाल ही में उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी जीत मिली थी। अब आप सत्ता वापसी कर पाएंगे, इस बात के लिए आप श्योर हैं? देखिए, श्योर तो जनता ही दे सकती है श्योरिटी। हमको ये विश्वास है कि हमारे द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण, डायरेक्ट जनता को बेनिफिट देने के हमारे कारनामों के कारण जनता का हमको दोबारा फिर आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन मैं जनता के बिहाफ पर खुद कह दूं कि हाँ जी हम जीत जाएंगे, ये अतिशयोक्ति होगी। हमको अपने कार्यों पर विश्वास है, हमको अपने नीतियों पर विश्वास है, हमको अपने नेताओं पर विश्वास है, और हमको अपने ईमानदारी पर विश्वास है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ और सबका विकास लेकर चले हैं, और सबका साथ और सबका विकास लेकर ही चलते रहेंगे। क्या ये उसी ईमानदारी के बारे में बात हो रही है सर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद भी बीच में वो सरकार गिरा दी जाती है या फिर गिर जाती है? चाहे वो मध्य प्रदेश का आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो आप कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं वहां पर भी ये सरकार नहीं बना पाते। मुझे एक चीज बताइए पल्लवी जी कि क्या कांग्रेस इस कवायद को पहले नहीं करती थी? आप उन्हीं की परंपरा लेकर आगे चल रहे हैं। परंपरा, ये लोकतंत्र का एक ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अच्छा, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, एंड आई reiterate that India needs a heavy electoral overhauling। इसके लिए सारे नेताओं को बैठना होगा और ऐसी त्रुटियों को लगा देना रोक कि अगर कोई किसी के साथ दल बदल करता है तो 10 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखिए, दल बदल 98% पर मुझे खुशी है सर कि आप दबी जुबान में ही सही ये बात स्वीकार तो कर गए कि हाँ ऐसा हम करते हैं, नहीं तो आपके नेता और प्रवक्ता तो यही कह जाते हैं कि अंतरात्मा जाग जाती है कांग्रेस पार्टी की और उन्हें हमारी पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट आता था, इसलिए वो यहाँ आ गए। लेकिन चलिए, आपने इसे स्वीकार किया, ये भी इसके लिए आप बधाई के पात्र। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर लगातार मंथन कर रही है और अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान भी शुरू किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ और राज्यों में भी चुनाव है। ऐसे में उन चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई है। अब उम्मीद की जा सकती है कि लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस पार्टी आगे आए और कांग्रेस पार्टी जो इस समय गर्त में जा रही है धीरे धीरे वापस से पटरी पर लौटकर आ सके और गुटबाजी दूर कम की जा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।